तो होपफुली आपको फर्स्ट पार्ट में ये अजम्पशंस और जो हमारी पहली चीज़ थी वो समझ में आ गई है। और अब हम उसकी कंपैटिबिलिटी की तरफ चले जाएंगे कि भाई कंपैटिबिलिटी में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपैटिबिलिटी में हम कर ये रहे हैं कि हमने जो अजम्पशंस की हैं, डिफॉर्मेशन की, हमने जो विजुलाइजेशन की है डिफॉर्मेशन की, कि हाउ एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट वुड डिफॉर्म अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्जन। हमने कहा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो स्ट्रेट लाइन फिर एक हीलिक्स के फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। और फिर हमने कहा कि उसमें एक एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा होगा। अब ये जो डिफॉर्मेशन थी उसको हम रिलेट करेंगे विद आर सर्टन रूल्स। सो टू एनालाइज द डिफॉर्मेशन in the interior of the shaft in figure 1, so that was the figure 1 जिसके अंदर हमने ये बताया था आपको कि ये इसके अंदर डिफॉर्मेशन आई है और ये इसके अंदर जो लाइन ए बी थी वो अब ए बी डैश बन गई है। सो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ये कंसीडर द पोर्शन, ये एक पोर्शन हम ले लेंगे। वी फर्स्ट आइसोलेट अ सेगमेंट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द इन्फिनिटेसिमल लेंथ डी एक्स। ये इन्फिनिटेसिमल लेंथ डी एक्स, ये जो चीज़ है ये अगर आपको मैंने अब हाईलाइट करके दिखाई है, इसके अंदर को हम देख रहे हैं कि ये एक हमने इसका सेगमेंट ले रहे हैं ऑफ एंड दैट द लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज डी एक्स। एंड व्हाट विल वी डू, ये सेगमेंट को हम पूरा के पूरा बाहर निकालेंगे। इन दिस केस ये देखिए, ये सेगमेंट को अब हम बाहर निकाल लें। ये अब इसको हमने जो ऊपर वाला रीजन था उसको पील कर दिया। ये अगर आप देखते हैं तो ये एक डॉटेड है और विद इन दैट डॉटेड ये एक सॉलिड हमने दिखा दिए। तो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो हमने निकाल के एक अंदर से एक कोर हमने बाहर निकाली है और उस कोर को अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर से क्या हो रहा है। ये ऊपर वाली लाइन तो आपने देख ली कि आपको नज़र आ रही है कि ये ऊपर से ये स्ट्रेट लाइन यूँ बन गई है। अब हमने देखना है कि ये अंदर से क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर इतना रीजन था डी एक्स, एक छोटी सी हमने डिफरेंशियल लेंथ एक्स ली है, उस पूरे के पूरी चीज़ को बाहर निकाला। ये पूरी चीज़ बाहर आ गई और उसमें से जो ऊपर वाला रीजन था उसको हमने पील ऑफ कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, दिस लिविंग अस विद द सिलिंड्रिकल कोर ऑफ रेडियस रो। अब ये जो इंटरनल कोर रह गई है इसका रेडियस रो है। अब जो शाफ्ट थी पूरी उसका रेडियस आर था, जो कोर आपने ली उसका रेडियस रो है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि रो जो चेंज हो रही है वो इस अगर सेंटर के ऊपर आप जाते हैं तो रो वुड बी ज़ीरो एंड देन एज यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर देन ये कोर तक पहुँचेंगे तो रो है और ये रो कैन एक्सटेंड अप टू द आर, जो उसकी रेडियस है यहाँ तक पहुँचने के लिए आर तक का। तो रो कैन बी ज़ीरो एंड रो कैन बी आर। जो इसके जो लिमिट्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रो कैन बी ज़ीरो एंड रो कैन बी आर। ठीक है, तो ये जो कोर हमने ली है इस कोर का जो रेडियस है वो रो है। So as the shaft deforms, the two cross section of the segment rotate about the x axis. अब जब भी रोटेशन होती है तो वो किसी एक्सिस के अबाउट होती है। तो यहाँ जो हमने सेंट्रोइडल एक्सिस लिया हुआ था, ये ज़ाहिर रोटेशन उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हो रही थी ना, उस सेंट्रोइडल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं। तो टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेगमेंट है वो रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये टू क्रॉस सेक्शन यहाँ ये बता रहा है कि एक क्रॉस सेक्शन आपके पास ये है जो ये वाली साइड है और दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है जो आपकी ये है। तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। द टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेगमेंट रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस बिकॉज द क्रॉस सेक्शन आर सेपरेटेड बाय एन इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस। डी एक्स डिस्टेंस के साथ वो सेपरेटेड थे। ये तो आप समझ लीजिए कि दो कोइंस थे, ये एक कोइन ये पड़ा हुआ है, एक कोइन ये है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दैट इज़ डी एक्स। अब ये दोनों कोइन यूँ रोटेट करेंगे। अब ज़ाहिर है मेरा हाथ तो ये सर्कुलर नहीं है तो ये इसके अंदर रोटेशन यूँ आ रही है। ठीक है, तो अब ये जो रिलेटिव अब पूरे लाइन थी ना, उस लाइन के हिसाब से इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगी, वो अब हम देखते हैं। द डिफरेंस इन द रोटेशन डिनोटेड बाय एंगल डी थीटा इज आल्सो इन्फिनिटेसिमल। अब जो पूरा के पूरा था वो थीटा था। अब इन दोनों के दरमियान जो रोटेशनल डिफरेंस आ रहा है, ज़ाहिर है एक जो चीज़ है वो कम रोटेट हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा रोटेट हो रही है। ठीक है ना जी, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि वो हेलिक्स था वो यहाँ से यूँ था। अब अगर मैंने क्रॉस सेक्शन को यहाँ मूव किया हुआ तो ये लाइन ये जगह जो है वो इस जगह तक आई है और ये थोड़ी सी और ऊंचे तक आई है। तो इन दोनों के दरमियान जो ये डिफरेंशियल आ रहा है इसको हम डी थीटा कह रहे हैं। ये इज डेफिनेटली इट्स ऑल्सो वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल होगा। सो वी नाउ इमेजिन दैट द स्ट्रेट लाइन सी डी हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस। ये अगर आप देख रहे हैं ये जो सी डी लाइन है ये लाइन, ठीक है, एज द क्रॉस सेक्शन अंडर गो द रिलेटिव मोशन डी थीटा। अगर ये इसके अंदर डी थीटा आ रही है, जब ये रोटेट हो रहा है डी पॉइंट डी डैश के ऊपर जा रहा है, ठीक है, सी डी डिफॉर्म इन टू हेलिक्स सी डी डैश।
सी डी जो होगा वो डिफॉर्म होकर सी डी डैश बन जाएगा। बाय ऑब्जर्विंग द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेडेड एलिमेंट वी रिकग्नाइज द हेलिक्स एंगल गामा इज द शेयर स्ट्रेन ऑफ द एलिमेंट। हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है ये इसके अंदर गामा आ रही है। अब आप ये समझ लें कि ये देखें ना, ये कोर थी, ये आप समझ लें कि ये पूरा के पूरा था और ये इंटरनल कोर थी जो हमने इसमें से निकाल दी थी, ठीक है। अब ये इसके अंदर आ रहा है ये, तो ये क्या चीज़ हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर आप मल्टीपल ट्यूब्स रख सकते हैं। इसको अगर मैं आपको ड्रा करके दिखा दूं तो ये हमारे पास है, ये पेन ले लेते हैं। तो अब इसकी ये आप समझ लें कि ये आपके पास सर्कुलर शाफ्ट, इसके अंदर मल्टीपल कोर्स हैं। मैं इसको इतना सर्कुलर नहीं बना पाऊंगा, ये आप समझ लें कि मल्टीपल कोर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसका सेंटर था। अब अगर आपने ये वाली कोर ली हुई है तो आप समझ लें कि ये आपके पास रो थी। अब जब ये रोटेट हो रही है तो ये जो शाफ्ट है, ये इंटरनल जो ये चीज़ है, लेयर है, वो इस लेयर के साथ ये कर रही है। तो यहाँ क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। समझ आ रही बात की। अब ये तो इसका क्रॉस सेक्शन के अंदर था। अब आप जो आपकी इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं वो इस किस्म का है। वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ भी एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ भी एक क्रॉस सेक्शन है। हमने क्या किया था, हमने कहा कि भाई ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ हमने कह दिया कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ वी कॉल इट एज अ डी एक्स। अब हमने देखना है कि जो शेयरिंग है, मैं जो बात समझाने की तरफ ले जा रहा हूँ कि शेयरिंग इस प्लेन के ऊपर भी हो रही है, ठीक है। जो ये मुख्तलिफ आपके पास ट्यूब्स थी, है तो ये सॉलिड, लेकिन इसकी हर लेयर आप इन्फिनिटेसिमल लेयर इसके अंदर आ सकती है और हर लेयर दूसरे लेयर के ऊपर यूँ शेयर कर रही है। और ये जो इसकी सर्कुलर मोशन है यहाँ या इधर भी शेयरिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे फिगर के अंदर तो फिर वहाँ मैं आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हम देख लें कि आपकी समझ में आ गया या नहीं। कि वी नाउ इमेजिन दैट द स्ट्रेट लाइन सी डी हैज़ बीन ड्रॉन ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉन किया, एज द क्रॉस सेक्शन अंडर गो द रिलेटिव मोशन डी थीटा। अब ये जो पहले उसमें हमने बताई थी थीटा थी, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट था, ये छोटा उसका इन्फॉर्मेशन है डी थीटा। सी डी डिफॉर्म इनटू अ हेलिक्स सी डी डैश बाय ऑब्जर्विंग द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेडेड एलिमेंट वी रिकग्नाइज द हेलिक्स एंगल गामा। ये जो गामा है ये इसकी बात कर रहा है, इसको मैंने बताया ना कि शेयरिंग हो रही है, इज द शेयर स्ट्रेन ऑफ द एलिमेंट। ये ठीक है। अब हमने देखना है कि ये क्या हो रहा है। ये कंपैटिबिलिटी इसलिए जो है इसका मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी ओब्टेन के डी डी डैश है, यहाँ मैंने फिगर भी ये दिखाई है, ये देखिए कि ये जो डी डी डैश है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं ये डी डी डैश, ये है डी डी डैश, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये रो टाइम डी थीटा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ये एक सर्कल ले लेता हूँ और इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो ये जो इसका सरकमफ्रेंस होता है, अगर मैंने आपको ये चीज़ चाहिए तो फिर ये इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर को इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाती है, आर की लेंथ मिल जाती है। तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए थी, ये वाली। तो ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, रो टाइम डी थीटा, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और ये लेंथ जो है अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आ जाएं, इस चीज़ के ऊपर, तो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी, गामा टाइम डी एक्स। गामा ये जो स्ट्रेन था, गामा टाइम डी एक्स। ये अगर आप लेना चाहते हैं इसको आप टेंजेंट से भी ले सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि टेंजेंट गामा इज़ इक्वल टू टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, जिसको आप कह रहे हैं डी डी डैश अपॉन बेस। बेस आप लेता आप कह रहे हैं कि डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ आप निकालना क्या चाह रहे हैं, डी डी डैश निकालना चाह रहे हैं। तो डी डी डैश वुड बी इक्वल टू टेंजेंट गामा डी एक्स। अब होता ये है कि चूँकि टेंजेंट बहुत, ये थीटा बहुत स्मॉल है, तो उसका जब टेंजेंट लेते हैं तो वो फिर और स्मॉल हो जाता है। तो आप इसको सिर्फ ये गामा डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ गामा डी एक्स। तो ये डी डी डैश आपने इस जगह से भी निकाला और आपने इस प्लेन से भी निकाला। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ शेयरिंग स्ट्रेसिस हो रही है। यहाँ एक शेयर स्ट्रेन हो रहा है और यहाँ एंगल ऑफ ट्विस्ट हो रहा है। दिस इज़ द शेयर स्ट्रेन दैट इज़ बीइंग काज्ड ऑन दिस प्लेन। और ये जो इसकी इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर था, इसके अंदर ट्विस्टिंग आ रही थी, जिसको आप एंगल ऑफ ट्विस्ट कह रहे हैं। तो दोनों डिफॉर्मेशन को इसलिए हम यहाँ विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि रो डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गामा। इन दोनों में से अगर आप ले लें, ठीक है, रो ये डी थीटा
अपॉन डी एक्स को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये गामा की इक्वल हो जाएगा। ये मेरे ख्याल आपकी समझ में आ रहा है। गामा को आपने नहीं छोड़ना है, डी एक्स को यहाँ लेकर आ जाना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। एंड वी आर कॉलिंग दिस टू बी इक्वेशन 1। एंड ये यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रो क्या चीज़ है। रो इज़ द रेडियस ऑफ दिस इंटरनल ट्यूब जिसको हम क्रॉस सेक्शन को ले रहे हैं। डी थीटा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट। डी एक्स इज़ द डिफरेंशियल लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट जिसको आप लेना चाह रहे हैं। गामा इज़ द शेयरिंग स्ट्रेन। So the quantity d theta upon dx is the angle of twist per unit length. d theta upon dx, angle of twist है on that infinitesimal length, where theta is expressed in radian. theta जो होगा फिर आप रेडियन में लेंगे, क्योंकि आपको वो जो सर्कमफ्रेंस का आप लेने का पता है कि क्या होता है ना, 2 पाई r होता है। जो 2 पाई हो रहा है वो 2 पाई रेडियंस है, इट्स नॉट इन डिग्री। द कॉरस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस इलिस्ट्रेटेड इन फिगर बिलो। अब ये जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि शेयर स्ट्रेस इक्वल टू जी गामा। ये शेयर स्ट्रेस का आपने पढ़ा, जैसे आपको पता है कि जो एक्सियल स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, ई टाइम स्ट्रेन। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो टा होता है, ई के बजाय यहाँ जी आ जाता है और एप्सिलॉन के बजाय यहाँ गामा आ जाता है। तो दिस इज़ द एक्सियल स्ट्रेन, दिस इज द शेयर स्ट्रेन, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज द एक्सियल स्ट्रेस एंड दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस भी इंशाल्लाह हम अब लेक्चर दे रहे हैं, चूँकि आपको पहले से पता है, तो मेरी अजम्पशन है कि आपने पढ़ लिया है, तो उस बेसिस को हम उस लेंथ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो गामा था, ये गामा हमने लास्ट वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ से ये पूरी चीज़ आपके पास गामा की फॉर्म में आ गई है, राइट। एंड वी आर कॉलिंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये वो चीज़ है जहाँ भी आपको देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन था वो स्ट्रेन कब पैदा होता है, जब स्ट्रेसेस लगते हैं। तो यहाँ भी आपके पास शेयरिंग स्ट्रेसेस आ जाएगा, इस प्लेन के ऊपर भी शेयरिंग स्ट्रेसेस, इस प्लेन के ऊपर भी, इस प्लेन के ऊपर, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये सब शेयरिंग हो रही है। तो ये शेयरिंग क्या है, शेयरिंग स्ट्रेसेस, और वो शेयरिंग स्ट्रेसेस इसके बराबर होंगे। और चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए तमाम आपके जो ये वाला तमाम शेयरिंग स्ट्रेस एक दूसरे के इक्वल होंगे और डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती हैं टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। So moving ahead, note that d theta upon dx in equation number 2, ये equation number 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर g d theta upon dx, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि g d theta upon dx into rho। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है इसकी एक खास अफादियत है, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। इन इक्वेशन 2 इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियल डिस्टेंस रो। आप देख रहे हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द रेडियल डिस्टेंस रो, देयरफॉर द शेयर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद द रेडियल डिस्टेंस रो। अब इसका मतलब ये है कि शेयरिंग स्ट्रेस अगर आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं वो किसके साथ, रो के साथ वेरी कर रहा है। वो ये चीज़ें चूँकि सारी की सारी इंडिपेंडेंट ऑफ द रो हैं, तो शेयर स्ट्रेस रो के साथ, जैसे जैसे आप रो को चेंज करेंगे तो शेयर स्ट्रेस वुड वेरी। ये होता नहीं करेगा। द वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन इलस्ट्रेटेड इन फिगर। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ रो जो है 0 है, तो इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेस 0 हो जाएगा। जैसे जैसे आप रो को बढ़ाएंगे तो शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 डेवलप की थी उसके हम इंटरप्रिटेशन में कह रहे हैं, तो शेयरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप इससे अवे जाने, और इट वुड बी मैक्सिमम एट द एजेस। जो उसका आउटर एज होगा उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे। तो जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस डिनोटेड बाय टा मैक्स अकर्स एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरनल कोर है इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेसेस का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स रेजिस्टिंग दैट टार्क, वो बहुत मिनिमल है। और जो आउटर कोर है, इनर कोर नहीं कर रही, जो आउटर कोर है दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी हमने सारी देख ली। अब हमने इक्विलिब्रियम को देखना है। तो वी आर गोइंग वेरी, अब हम बड़ी तेज़ी के साथ अपने उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम क्या है। फॉर द शाफ्ट टू बी इक्विलिब्रियम, आपको मालूम है कि शाफ्ट ये टार्क के लगाने से भाग नहीं रही थी, इक्विलिब्रियम में थी। तो इसका मतलब ये कि इसका हर क्रॉस सेक्शन, इसका हर पोर्शन, जिस चीज़ को इन्फिनिटेसिमल लेंथ जो dx का आपने कोर ली थी वो भी इसके अंदर इक्विलिब्रियम है। उस कोर के अंदर जो फिर आपने कोर पील करके इंटरनल कोर ली थी वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट शाफ्ट वुड बी इक्विलिब्रियम इफ द होल असेंबली इज इन इक्विलिब्रियम। सो द रिजल्टेंट ऑफ द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल टार्क। इसका मतलब ये होगा
कि जो शेयर स्ट्रेस का जो रिजल्टेंट है वो इंटरनल टार्क की इक्वलेंट होना चाहिए। जिस तरह आपने फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस में देखा होगा कि जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट थी वो इंटरनल उसके कपल के इक्वलेंट हो जाती थी, जो ऊपर टेंशन और कंप्रेशन का जो कपल बन रहा था वो उसके इक्वलेंट हो जाती थी। तो यहाँ भी इस तरीके से जो टार्क है इसका मतलब ये है कि इंटरनली उस टार्क को कोई चीज़ रेजिस्ट कर रही है। अब वो देखते हैं कि कैसे शेयर स्ट्रेस किस डिस्टेंस के साथ मिलकर उसको रेजिस्ट करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना टॉर्क है, टार्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट। तो टार्क को इंटरनली रेजिस्ट करने के लिए भी आपको उसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं कि शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वो शेयर स्ट्रेस किसी डिस्टेंस के साथ एक्ट करेंगे तो फिर वो आपके पास क्या बनेगा, मोमेंट या टार्क वाली चीज़ बनेगी। तो फिगर शोज़, ये अगर आप फिगर देखते हैं तो यहाँ मैं अगर एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया डी ए ले लेता हूँ, ठीक है, तो उस डी ए के ऊपर जो फोर्स होगी वो टार टाइम डी होगी। इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस से शेयर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट फोर्स। तो दिस डी पी टाइम रो वुड प्रोवाइड द रेजिस्टिंग टार्क टू द एक्सटर्नल टार्क। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट कंटेनिंग अ डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया डी ए, जो कि ये डी ए था, ठीक है, एक बहुत छोटा सा एरिया था, लोकेटेड एट द रेडियल डिस्टेंस रो। ये उसी उसके ऊपर था जहाँ आपने रेडियल डिस्टेंस लिया हुआ था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। द शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज दिस डी पी। मैंने आपको समझाया कि टा है, टा डी ए, और टा जो है वो आपके पास ये इस फिगर में हमने लास्ट इक्वेशन नंबर 2 से ये कैलकुलेट कर लिया था कि टा इज इक्वल टू दिस थिंग डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ये जो चीज़ है ये। Hence the moment of the dp about the center O is this thing, rho time dp. This was the force and this is the perpendicular distance. तो ठीक है, तो ये rho time dp की जब आप करेंगे और dp की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये अगर आपकी समझ में आ रहा है तो रो तो अपनी जगह पे था और dp जो था वो क्या था, टा टाइम डी ए, ये डी पी था। मज़ीद इसको लिखना है तो ये रो इन टू टा जो था वो आपके पास जी डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू रो। ठीक है, ये टा आ गया इंटू डी ए। अब ये पूरा के पूरा क्या आ गया, जी डी थीटा अपॉन डी एक्स, दिस रो एंड दिस रो विल बिकम रो स्क्वायर इंटू डी ए, ये आ गया। तो ये क्या है, ये वो टार्क है या मोमेंट है। अब यहाँ इसको मोमेंट को हम टार्क इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज ये ट्विस्टिंग कर रही थी। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि मोमेंट है और ब्रैकेट में लिख रहे हैं टार्क। ये है ये मोमेंट बिकॉज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट दिस मोमेंट इज नाउ क्रिएटिंग द ट्विस्टिंग इफेक्ट। तो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस फोर्स विच इज द रेजिस्टिंग टार्क। तो अब ये क्या था, ये डिफरेंशियल एरिया बचेगा। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो विल गेट द टोटल टार्क ओवर द होल एरिया। अगर आपको पता है कि ये जो डिफरेंशियल फोर्स थी ओवर दैट डिफरेंशियल एरिया, तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द होल क्रॉस सेक्शन देन वी विल गेट द टोटल टार्क। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो रो टाइम डी पी, इस पूरी की पूरी मोमेंट को, टार्क को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द एरिया, दैट विल गिव यू द एक्सटर्नल टार्क। ठीक है, तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट इन कर दी। जी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन था, बाहर निकल आया, अंदर जाके पास बचा रो स्क्वायर डी ए इंटीग्रल रो स्क्वायर डी ए इंटू टी। अब ये जो रो स्क्वायर डी ए है, दिस इज इन फैक्ट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिकग्नाइजिंग दैट रो स्क्वायर डी ए इंटीग्रल रो स्क्वायर डी ए इज जे इज बाय डेफिनेशन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मोमेंट ऑफ, जिसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो मोमेंट को रेजिस्ट कर, मैंने आपको बताया था, मुझे याद है किसी लेक्चर में, कि जो मोमेंट ऑफ एरिया है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इट मेजर द रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग मोमेंट। सो दिस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर द रेजिस्टेंस टू द टार्क, टू द ट्विस्टिंग। ठीक है, तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर यकीनन पढ़ी होगी। तो ये सारी की सारी इंटीग्रल को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। मजीद आप इसको देखना चाहते हैं तो डी थीटा अपॉन डी एक्स था। ठीक है, ये टी इधर लेकर आ गए और जी और जे नीचे आके तकसीम हो गया। अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, हमने यहाँ से एंगल ऑफ स्लोप को लेना है, एंड वी आर कॉलिंग दिस इक्वेशन नंबर 3। द रोटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द शाफ्ट कॉल्ड द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेशन। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा, क्योंकि डी थीटा इज द डिफरेंशियल, उस छोटा सा जो कोर था उसकी मोमेंट का डी थीटा था। अब अगर पूरे उसका हमने करना है तो फिर आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल जाएगा। तो रोटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन कॉल्ड द ट्विस्ट है, वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा।
0 टू लेंथ, टोटल लेंथ के ऊपर आप इसको कर देंगे तो डी थीटा ये आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करते हैं। इफ़ द इंटीग्रेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, ठीक है, एज इन द केस ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, क्योंकि प्रिज्मेटिक बार है एक्स का चेंज नहीं होता, ठीक है, देन इक्वेशन नंबर 4 रिड्यूसेस टू दिस थिंग, थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे। डी एक्स जो है, अब इसके अंदर टी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, जे भी कांस्टेंट है, तो अगर आप इसको ये ले लें कि टी अपॉन जी जे इंटू इंटीग्रल डी एक्स, और जो लिमिट है वो 0 टू एल है। अब ये इसने इसको ख़त्म कर दिया, और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ आ जाता हूँ, इसको यूँ ले लें, यूँ टी अपॉन जी जे इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रल 0 टू एल। अब पहला जब आप इस्तेमाल करते हैं, ये तो इंटीग्रेशन है, सारा मुझे करना पड़ के दिखाना पड़ रही है, इसको आप यूँ एल ले सकते हैं, और दूसरे केस में 0 लेंगे तो दैट ऑल दिस थिंग 0। तो ये क्या बन गया, टी एल अपॉन जी जे, जो कि आपके पास ये आ गया। आई होप कि आपकी समझ में आया। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये बार बार आपके इस्तेमाल में आ गया कि थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे। एंड व्हाट इज़ दिस थीटा? दिस थीटा इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट। और कौन इसको कास्ट कर रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट को? हाँ जी बताइए, एंगल ऑफ ट्विस्ट को जो कास्ट कर रहा है वो ये वाला टार्क कास्ट कर रहा है। दिस इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड दिस इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप इसकी कंपैरिजन करें, यहाँ देखें कि नोट द सिमिलैरिटी बिटवीन इक्वेशन नंबर 5 जो हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट का निकाला था, और ये जो फार्मूला था ये किस चीज़ का था, एक्सियल स्ट्रेन का था, और ये जो चीज़ है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट की। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो वहाँ आप लोड लगा रहे थे P, यहाँ आप टार्क लगा रहे हैं T, वहाँ लेंथ थी L, यहाँ भी लेंथ है L, यहाँ E है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, और यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है, वहाँ एरिया रोल प्ले करता है, और यहाँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से अगर आपने फ्लैक्चरल जो स्लोप का काज कर रहा था उसके साथ भी इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो इन दोनों का बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत सिंक्रोनस हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ बताने की थी। टॉर्जन फार्मूला, अब हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट को भी समझ लिया कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, जो 3 स्टेप्स थे वो सबको समझा। अब हम से टॉर्जन फार्मूला जो बड़ा मशहूर है, जिस तरह फ्लैक्चर फार्मूला है, इस तरीके से टॉर्जन फार्मूला है, तो वो हम डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने ये देखा है कि ये जो लास्ट इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 3, उससे हमने ये चीज़ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जी थीटा अपॉन टी अपॉन जे, विच अपॉन सब्सटीट्यूशन इनटू इक्वेशन 2 गिव्स द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एट द डिस्टेंस रो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, जो कि ये हो जाएगी। सेंटर ऑफ द शाफ्ट से अगर आपने देखना है तो टा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टी रो अपॉन जे, ठीक है। ये इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। होपफुली आपकी समझ में आ रही है बात की। इक्वेशन नंबर 2 क्या है वो आप जाके इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, अब रो क्या है, रो चूँकि वेरी कर रहा है 0 से लेकर के r तक, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ r होगा। रो सबसे ज़्यादा कहाँ है, जब रो इज़ इक्वल टू r, और रो सबसे कम कहाँ है, जब रो इज़ इक्वल टू 0, जब आप सेंटर के ऊपर हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होगा वो ये हो जाएगा टी आर अपॉन जे। सो दिस इज द टॉर्जन फार्मूला, टा मैक्स इज इक्वल टू टी आर अपॉन जे। अब बिकॉज हुक्स लॉ वाज यूज इन द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 2 to 5, जितनी भी हमने डेरिवेशन की उसमें हुक्स लॉ का हमने इस्तेमाल किया। तो हुक्स लॉ का इस्तेमाल करने का मकसद क्या था, दीज फार्मूलाज आर वैलिड ओनली इफ द शेयर स्ट्रेसेस डू नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द मटेरियल। इफ द प्रोपोर्शनल लिमिट एक्सीडेड यू कैन नॉट यूज दीज फार्मूला। फर्दर दीज फार्मूला आर एप्लीकेबल ओनली टू सर्कुलर शाफ्ट, either solid or hollow. You can use in both the case, but that need to be circular. If it is non-circular, I mean it is rectangular or of any other shape, trapezoidal shape वगैरह कोई और शेप आती तो फिर ये फार्मूला इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज हमने एजम्पन ये की थी कि सॉलिड है, और जो हमने जो उसकी डिफॉर्मेशन की एजम्पन थी और वो सारी उस बेसिस पर हमने की थी कि ये जो है वो सर्कुलर है, और नॉन सर्कुलर के लिए हमने की थी कि नॉन सर्कुलर आएगा तो फिर उसके अंदर यू विल हैव टू मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड देन विल सी, क्योंकि हमारे में ख्याल है कि उसमें सॉलिड और हॉलो शाफ्ट का ही है, तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर कोर्स। So this is the solid shaft. In the case of solid shaft, you'll have to use this formula for the polar moment of inertia, and in the case of the hollow shaft, you can use the formula would remain same, and only the value of J would change. एंड दिस हॉलो शाफ्ट आर मोर एफिशिएंट और इकोनॉमिकल हैं। उसके लिए जो मैंने आपको वजह उसकी बता दी थी कि जो इनर कोर होती है, जिस तरीके से आपने फ्लैक्चर के अंदर भी देखा था कि हम आई सेक्शन को कहते हैं दिस इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि जो इंटरनल एरिया है, अपर और नीचे वाला एरिया है, वहाँ फ्लैक्चरल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, और जो बीच का रीजन होता है रेक्टेंगुलर के अंदर वो आपके लिए यूजलेस होता है। बहुत यूजलेस तो नहीं कहना चाहिए, मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन होती है दैट इज़ वेरी लेस।
तो अगर आप उसको रिड्यूस भी कर देते हैं तो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो इसी तरीके से जो शाफ्ट है, जो उसका इनर कोर है, वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करती होती है। हमने देखा कि जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस है वो भी एक्सटर्नल कोर कर रही है, तो जो इनर कोर है उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है। तो अगर इफ़ यू वांट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहते हैं तो फिर देन इट्स बेटर टू यूज़ दी हॉलो शाफ्ट। बहरहाल हॉलो शाफ्ट का जो फार्मूला है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो ये है, एंड देन जो बाकी चीज़ें वो सारी की सारी वही रहेंगी। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले को उसके अंदर डाल देते हैं तो सॉलिड शाफ्ट के लिए मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस यू कैन फाइंड आउट थ्रू दिस फार्मूला, एंड फॉर द हॉलो शाफ्ट यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस थ्रू दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये आप जो जे की वैल्यू तो वो उसके अंदर पुट इन करके भी देख सकते हैं। बहरहाल देयर नो नीड ऑफ रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यू कैन पुट इन दोज थिंग, वो जो वैल्यूज इसके अंदर पुट इन करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। और वैसे भी अगर आपको फार्मूला है, अगर इफ इट इज़ एन ओपन बुक एग्जाम देयर इज नो नीड टू मेमोराइज, एंड देन योर ओनली योर कंसेप्ट विल बी चेक्ड कि आपने इसको कितना अच्छा अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, अब ये जो शाफ्ट्स होती हैं हमारे पास मोस्टली होता ये है कि ये पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह आपने देखते हैं कि जो बिजली के लिए होते हैं, बिजली घर होते हैं जहाँ पानी के साथ बिजली बनाई जा रही होती है, तो वहाँ भी पानी जो है वो एक शाफ्ट के ज़रिए से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। या इवन आप गाड़ियाँ देखते हैं तो गाड़ी में भी जो इंजन है वो शाफ्ट के ज़रिए से व्हील को रोटेट कराता है। शाफ्ट मूव करती है, वो जो एक्सेल है फिर वो मूव करता है, एक्सेल से आपके पहिया मूव करता है, एंड देन यू कैन, तो ये सारी की सारी टॉर्क की वो है। तो ये जो पावर कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, ये इसकी बड़ी पावरफुल एप्लीकेशन है। उसका एक फार्मूला है छोटा सा, वो हमने इसको इंक्लूड किया है ताकि जो उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आते हैं तो वो हम, क्योंकि शाफ्ट का इस्तेमाल ही है, टॉर्क का इस्तेमाल, और शाफ्ट का इस्तेमाल जो है वो पावर में आता है, पावर ट्रांसमिशन में। तो शाफ्ट्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर, द पावर P ट्रांसमिटेड बाय द टॉर्क T रोटेटिंग एंड द एंगुलर स्पीड, क्योंकि अगर कुछ चीज़ मूव कर रही है तो उसकी एक स्पीड होगी ना, कितने स्पीड में। जिस तरह आपने गाड़ियों में भी देखा है कि वो उसके मीटर होते हैं दो तरह के, तो वो जो रोटेटिंग स्पीड है वो एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो वो जो पावर P है दैट इज़ टार्क टाइम ओमेगा, वो टार्क कितनी रोटेशन के साथ मूव करा रहा है, तो दैट वुड बी इक्वलेंट टू द पावर। तो अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी है, इफ़ यू नो द टार्क एंड इफ़ यू नो द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ दैट शाफ्ट, देन यू कैन फाइंड आउट द पावर। Where omega is measured, this is omega not W, omega is measured in radians per unit time. So this is circular motion होती है कि कितने दफ़ा वो मूव कर रहा है। यूनिट टाइम आप उसको सेकंड में लेना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक सेकंड में कितनी मूवमेंट आ रही है। अगर आप मिनट में लेना चाह रहे हैं तो फिर आप मिनट में भी ले सकते हैं। इफ़ द शाफ्ट इज़ रोटेटिंग विद द फ्रिक्वेंसी f, अब अगर रेडियन के बजाय रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम में आप देख रहे हैं, वहाँ रेडियंस से कितने रेडियंस हैं या कितने रिवोल्यूशन होती है, RPM जिसको आप कहते हैं ना, गाड़ी में RPM लगा होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ये रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम है। देन ओमेगा कैन बी यूज़, ओमेगा अगर आपको रोटेशन पर यूनिट टाइम पता है तो फिर आप इस तरीके से ये रेडियंस पे भी निकाल सकते हैं। तो फिर P जो होगा वो दैट वुड बी इक्वल टू T2πf, देयरफॉर द टार्क कैन बी एक्सप्रेस एज दिस। तो टार्क आपने निकालना है तो फिर ऐसे निकल सकता है। ये जब हम वो करेंगे तो यहाँ ये फार्मूला आपको समझना ज़रूरी है। आप देखेंगे किस तरीके से हम इसको, जब पावर के हम रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसकी समरी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज दैट द इक्वेशन ऑफ द टॉर्जन फॉर सर्कुलर बार्स एंड ट्यूब कैन नॉट बी यूज फॉर द बार ऑफ अदर शेप। ये हमने पहले भी बता दिया है कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट ओनली एंड द सर्कुलर शेप। Non-circular balls such as rectangular bars and bar having eye-shaped cross-section behave quite differently than do the circular bar। वो बहुत डिफरेंट बिहेव करेंगे, उसका अलग कहानी है। वो आप जब ये इवन आपने देखा होगा कि आपने बीम्स के उसमें भी टॉर्जन को नहीं पढ़ा जाता, वो फिर मास्टर लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को ये समझाई जाती हैं। फॉर इंस्टेंस देयर क्रॉस सेक्शन डू नॉट रिमेन प्लेन। मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टेंगुलर होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन नहीं रहता और उसके अंदर वार्पिंग आ जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाती है। Thus, these bars require more advanced method of analysis such as those presented in books on theory of elasticity and advanced mechanics of material। जब advanced mechanics of material मास्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है तो वहाँ आप जाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि वार्पिंग आ रही है तो फिर हम उसको किस तरीके से लेकर के चलेंगे। सो दैट्स इट अबाउट ऑल। तो कुछ 3 पार्ट के अंदर हो गया। फुली डिवाइड करने से ये कि ताकि आप ग्रेजुअली उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, बिकॉज अगर एक ही गो में जाता तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको सवाल पैदा हुए हैं तो डू आस्क क्वेश्चन, बिकॉज बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन रेज होता है तो दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ योर लर्निंग। इफ़ नो क्वेश्चन इज़ रेज इट मीन दैट यू आर नॉट लर्निंग एट ऑल। बिकॉज अगर आपको एक चीज़ का ऑलरेडी पता है
तो फिर आपको उसके में अगर मैं आपको ABC सिखाने लग जाऊँ तो आपको पता है ABC, वहाँ कोई सवाल नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको नहीं पता, देन इट इज़ प्रिटी नेचुरल दैट द क्वेश्चन वुड अराइज इन योर माइंड एंड दैट दोज क्वेश्चन शुड बी थ्रोन टुवार्ड्स मी, एंड दैट आपको फिर उस क्वेश्चन को उस टाइम पे क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपका जो आगे का सफ़र है, समझने का सफ़र है, वो फिर आपके लिए आसान हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ये थ्योरी ऑफ टॉर्जन हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट जो क्लास होगी, लेक्चर होगा, इंशाल्लाह वी विल बी सॉल्विंग सम सॉल्व प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक, एंड देन इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम होंगे टॉर्जन के मुतालिक, वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। एंड देन आर जो टॉर्जन के हमारे डिस्कशन है विद इन 2 वीक दैट वुड बी फिनिश। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक।